अभिवादन स्वीकार करिए नीरज आईएएस की तरफ से। साथ ही आज हम पढ़ने वाले हैं, आपने पहली क्लास तो देखी और उसको बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। आपने पहली डेमो क्लास में देखा कि कैसे कैसे हम लोगों ने एनसीईआरटी तथा परीक्षा को लेकर कैसे रणनीति बनानी चाहिए तथा हम प्राचीन भारत इतिहास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और हमने पहले एक टॉपिक की शुरुआत भी कर दी थी। उसमें आपने देखा था कि आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। उसके अंतर्गत मैंने आपकी एक रेखा खींच दी थी। उसी रेखा को मैंने कहा था कि अब इसी को पकड़े हुए हम आगे एक रास्ता तैयार करेंगे और उसी रास्ते के जरिए आज हम पढ़ेंगे पाषाण काल। पाषाण काल, देखिए पाषाण काल, अब इसके नाम से ही आप ज्ञात कर सकते हैं कि पाषाण काल यानी पत्थर का काल, यानी उस समय धातु आदि की जो क्या बोलते हैं उपलब्धियां थी वो नहीं हो पाई थी, यानी कि पत्थर के काल को पाषाण काल कहते हैं। इसकी अगर सिंपल सी परिभाषा देखी जाए तो हम कह सकते हैं कि इतिहास का वह कालखंड जिसकी जानकारी हमें उसके पाषाण यानी पत्थर के उपकरणों से प्राप्त हो, उसे हम बेसिकली पाषाण काल कहेंगे। पाषाण काल जैसे टॉपिक जब आते हैं आपके सन्मुख तो आपको एकदम बोरिंग फील होता है और पढ़ने में मजा नहीं आता है। तो दोस्तों, अगर आपको सफलता पानी है तो इसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा, अब चाहे मजा आए या ना आए। तो देखिए पाषाण काल की अगर हम परिभाषा देखें तो इतिहास का वह कालखंड, आप लिख भी सकते हैं मेरे साथ साथ, इतिहास का वह कालखंड जिसकी जानकारी हमें उसके पाषाण उपकरणों से प्राप्त हो। पाषाण यानी पत्थर भी आप कर सकते हैं। देखिए पाषाण काल की अगर परिभाषा हम देखते हैं तो पाएंगे कि इतिहास का वह कालखंड, इतिहास का वह कालखंड जिसकी जानकारी हमें उसके पाषाण यानी पत्थर के उपकरणों से प्राप्त हो, उसे हम पाषाण काल कहेंगे। आशा करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इतिहास का वह कालखंड जिसकी जानकारी, इतिहास का वह कालखंड जिसकी जानकारी हमें उसके पाषाण यानी पत्थर के उपकरणों से प्राप्त हो, उसे हम पाषाण काल कहेंगे। इसका परिचय जानने के बाद अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके विभिन्न चरण, पाषाण काल के जो अपने विभिन्न चरण होते हैं, इसके कितने चरण हुए हैं। तो पाषाण काल के बेसिकली हम इसको 3 भागों में बांटेंगे। एक आ जाएगा आपका पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा आपका आ जाएगा मध्य पाषाण काल, और तीसरा आपका आ जाता है नवपाषाण काल। देखिए हमने शुरुआत करी पाषाण काल से। यह आपको तभी समझ में आएगा जब आप पहले वीडियो देखेंगे, यानी जो पहले दिन डेमो हुआ था उसको देखेंगे तो आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। इसलिए मैं कहूंगा कि पहले वीडियो आप जाकर देखिए, तब इसको पढ़ने आइए। तो देखिए हमने देखा अभी तक क्या बोलते हैं, इसकी परिभाषा देख लिया पाषाण काल की। अब हम पाषाण काल का विभाजन कर रहे हैं। पाषाण काल के विभाजन के में हम देखेंगे कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब हम देखते हैं इसके टाइमलाइन के बारे में। देखिए पूरा पाषाण काल जो है आपका,
ये 60 लाख से लेकर 60 लाख वर्ष पूर्व से इसका जो समय है 60 लाख वर्ष पहले से ये आपका आ जाता है 12 या लगभग 10,000 साल। 12 या 10,000 साल पहले तक इसका समय चलता है, इसकी टाइमलाइन ये है। ठीक है। और दूसरा आपका मध्य पाषाण काल आता है। ये क्या बोलते हैं आपका 10,000 से लगभग 6,000 वर्ष पहले, 10 से 6,000, 10 से 6,000 साल पहले तक इसका चलता है। और उसके बाद 6,000 वर्ष से 6,000 साल पहले से लगभग 1,000 साल, हिंदी ही कर देते हैं, 1,000 साल। देखिए आप यहाँ इसके टाइमलाइन को अगर देखते हैं तो पूरा पाषाण काल का जो समय है आपका ये 60 लाख वर्ष पहले से आपका ये 12 यानी 12 या 10,000 साल पहले तक रहता है। देखिए इसके बारे में बहुत सारा डिबेट है, हिस्टोरियन अपने आप में बहुत सारा डिबेट करते हैं। तो देखिए कोई कोई इसको 12,000 साल तक ही मानते हैं, कोई कोई लाके 10,000 साल तक मान लेते हैं। तो इसका सीधा सीधा आप इतना जान लीजिए कि 60 लाख वर्ष पहले से 12 या 10,000 साल पहले तक इसकी टाइमलाइन चलती है। उसके बाद आप मध्य पाषाण काल में अगर आते हैं तो आप पाएंगे कि 10,000 क्या बोलते हैं 10,000 साल पहले से लेकर 6,000 साल पहले तक मध्य पाषाण काल आपका चलता है। और मध्य पाषाण काल के बाद आपका नव पाषाण काल जो है ये 6,000 साल पहले से लेकर 1,000 साल पहले तक आपका ये नव पाषाण काल चलता है। आशा करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। देखिए 60 लाख वर्ष पहले से लेकर 12,000 या 10,000 साल पहले तक ये चलता है आपका पूरा पाषाण काल। आप देखिए मध्य पाषाण काल जो है आपका ये 10,000 से लेकर 6,000 साल पहले तक चलता है। और उसके बाद नव पाषाण काल में आपका आ जाता है क्या बोलते हैं 6,000 साल पहले से 1,000 साल पहले तक आपका नव पाषाण काल आ जाता है। आशा करता हूं इतना आप सभी समझ गए होंगे। जब इतना समझ गए होंगे तो अगला टॉपिक जो होगा अपना ये हम पूरा पाषाण काल से शुरू करेंगे। और पूरा पाषाण काल हम आज पढ़ेंगे और इसी में आपका मानव उद्भव विकास क्रम हो जाएगा, यानी कि मानवों की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव कैसे कैसे आया, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसने आग की खोज कैसे की, कैसे कैसे वो घरों में बसना शुरू करता है, कैसे कैसे वो पत्थर के उपकरण बनाता है और कैसे कैसे अनेक क्रियाकलाप यानी संस्कृतियों का कलाओं का विकास करने लगता है, नौकाओं का विकास करने लगता है, आग की खोज करने लगता है। फिर आगे आगे चलते चलते वही मानव जो है आपका निवास बनाने लगता है, वही मानव आपका क्या बोलते हैं खाद्यान्न उत्पन्न करने लगता है। वही मानव जब नवपाषाण काल और इसके संपर्क में आता है तो वो अनेक ऐसी घटनाएं करने लगता है, अनेक खोजें करने लगता है और उसके दिमाग का डेवलप होने लगता है। तो अब इतना आप जब समझ गए हैं तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को हम आज पढ़ लेंगे, कल हम मानवों की उत्पत्ति वगैरह पढ़ लेंगे, फिर परसों की जो आपकी क्लास होगी ये मध्य पाषाण काल होगी, फिर उसके बाद अगली जो क्लास होगी आपकी ये नवपाषाण काल की होगी। आशा करता हूं इतना समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम शुरू करते हैं आपका पूरा पाषाण काल। इतना आप सभी समझ गए होंगे। अब हम आते हैं पूरा पाषाण काल पर। पूरा पाषाण काल, अब देखिए आप जो है ये पूरा पाषाण यानी पुराना पाषाण यानी बहुत पुराना काल। ठीक है, इतना जब आप समझ लेते हैं इसके पूरा पाषाण काल के हम बेसिकली स्थल देखेंगे, इसका परिचय यानी पूरा पाषाण काल आप जान ही चुके हैं और इसके कार्यक्रम देखेंगे और इसके औजार वगैरह देखेंगे, इसकी क्या बोलते हैं जीवन दशा समाज वगैरह आज सब देखेंगे।
तो आइए इसका आप विभाजन करते हैं। सबसे पहले इसके विषय में तो हमने जान लिया, पूरा यानी पुराना पाषाण, परिचय हो गया आपका। परिचय के बाद इसका विभाजन हो गया। विभाजन के बाद हम देखेंगे इसके स्थल देख लेंगे। इसके स्थल के बाद इसकी जीवन दशा देख लेंगे। जीवन दशा के बाद हम पढ़ लेंगे क्या बोलते हैं, जीवन दशा के बाद इसके औजार पढ़ लेंगे। बेसिकली पूरा पाषाण काल के अंतर्गत जब हम इतने डायमेंशन से गुजर जाएंगे तो हम पाएंगे कि पाषाण काल हमारा समाप्त हो गया। अब देखिए, परिचय में आप देख लिए कि पूरा यानी पुराना पाषाण, पुराना पत्थर यानी बहुत पुराने जमाना, जैसे आप कहते नहीं गांवों में कि पुराने जमाना के आदमी हैं, हम लोग नए जमाना के मतलब बालक हैं और पुराने जमाना वाला, तो ये पुराने जमाने, यही आप इतना ध्यान में रखिएगा कि बेसिकली पुराने जमाने की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए परिचय में तो इसका हो गया पुराना। अब देखिए इसके विभाजन, इसके भी हम पाएंगे कि 3 चरण होते हैं इसके भी। एक होता है निम्न, निम्न पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण काल, और इसमें भी आप पाएंगे मध्य पूरा पाषाण काल, और उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल, देखिए जब हम इसका पूरा पाषाण काल का विभाजन करेंगे तो हम इसके अंतर्गत पाएंगे कि इसमें निम्न पूरा पाषाण काल भी आता है, मध्य पूरा पाषाण काल भी आता है, और उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल, यानी ये सबसे पुराना आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद नए में ये हो जाएगा, और उसके बाद ये नया आपका एकदम नया, यानी कि ताजा ताजा युग हो जाएगा। ये सबसे पुराना हो जाएगा, फिर ये उससे फिर ये नया हो जाएगा, यानी उच्च अभी का ताजा तत्काल। तो देखिए इसका जो है आपका, इसका कालखंड जो है, समय जो है 60 लाख से आपका 1 लाख हो जाता है, 1 लाख वर्ष पहले। और जब मध्य पूरा पाषाण काल का देखेंगे तो आपका 1 लाख से, 1 लाख से आपका 34,000 हो जाएगा। 1 लाख से 34,000 वर्ष, 34,000 कर लीजिए इसको, 34,000। फिर उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल का आपका ये 34,000 से 12 या 10, 12 या 10,000 साल पहले। देखिए निम्न पूरा पाषाण काल का जो आपका समय है ये 60 लाख वर्ष पहले से लेकर 1 लाख वर्ष पहले तक इसकी जीवन दशा यानी निम्न पूरा पाषाण काल आपका चलता है। ये इसका टाइमलाइन हो गया, ठीक है। कब से कब तक ये निम्न पूरा पाषाण काल आपका चल रहा है, यानी कब से कब तक आपका निम्न पूरा पाषाण काल है, तो 60 लाख से लेकर 1 लाख वर्ष पहले तक आपका निम्न पूरा पाषाण काल चलता है। उसके बाद 1 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 34,000 वर्ष पहले तक आपका मध्य पूरा पाषाण काल चलता है। फिर उसके बाद आते हैं उच्च पूरा पाषाण काल में, तो 34,000 से लेकर 12 या 10,000 साल पहले तक ये आपका उच्च पूरा पाषाण काल चलता है, ठीक है। अब देखिए इसी में आप यह जान लीजिए कि मानव विकास जो क्रम है, मानव विकास क्रम, मानव विकास क्रम के अंतर्गत आप देखेंगे तो पाएंगे इसमें कि आपका पहला जो मानव होता है ये होता है रामापिथेकस। ये आपका क्रम हो जाएगा, परीक्षाओं में प्रायः पूछ लिया जाता है कि मानव विकास का सही क्रम क्या है। तो पहला आपका आ जाएगा रामापिथेकस, और दूसरा आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस,
तीसरा आपका आ जाएगा होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। और चौथा आपका आ जाएगा निएंडरथल। निएंडरथल के बाद आपका पांचवा आ जाएगा होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। देखिए बेसिकली आप पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, तो इसका देखिए प्राचीन भारत के इतिहास से जितना इसका संबंध है बेसिकली हम उसी को उतना ही पढ़ा रहे हैं। बाकी मानवों में तो और भी आ जाएंगे आपका, जैसे जावा मानव हो जाएगा, होमो हेविलियस हो जाएगा, आदि बहुत सारे हैं, लेकिन उन लफड़ों में नहीं पढ़ना है। बेसिकली हमें सिर्फ इतनों को ही जानना है कि पहला मानव आपका रामापिथेकस हो जाता है, दूसरा ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो जाता है, और तीसरा आपका होमो इरेक्टस हो जाता है, चौथा आपका निएंडरथल हो जाता है, और पांचवा आपका आधुनिक मानव यानी होमोसेपियंस आ जाता है। तो बेसिकली मेरे ये बताने का, मैं तो इस टॉपिक को इसके विस्तार से मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूंगा कि इसी के अंतर्गत आपका कौन कौन सा मानव विकसित होता है। तो बेसिकली निम्न पूरा पाषाण काल में आपका रामापिथेकस जो है आपका ये बहुत पहले का मानव हो जाता है। ये इसके बारे में थोड़ा सा ही जानना है कि ये कच्चा खाता था आदि, इससे ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है। तो ये जो आपके दो मानव हो जाते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो इरेक्टस, ये आपके निम्न पूरा पाषाण काल में हो जाते हैं, और जो निएंडरथल है ये आपके मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित हो जाता है, और ये जो होमोसेपियंस है ये आपका उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित हो जाता है। देखिए मेरा इसे यहाँ बताने का आशय ये है कि आप इसके फैक्ट रटने लगते कि ये दोनों मानव कितने पुराने हैं, निएंडरथल मानव कितना पुराना है और होमोसेपियंस कितना पुराना है। तो आप जब यहाँ इसको जान लेंगे कि अच्छा निम्न पूरा पाषाण काल का 60 लाख से 1 लाख वर्ष पहले तक इसका जीवन दशा चलता है, जब इसका जीवन दशा यहाँ तक चलता है तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो इरेक्टस इसमें जब होते हैं तो इनका भी कालखंड यही हो जाएगा, यानी इन दो मानव जो हैं ये इसके अंतर्गत विकसित होंगे। देख लीजिए आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस आ जाएगा इसमें, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो इरेक्टस, इसमें आपका आ जाएगा निएंडरथल, और इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा होमोसेपियंस यानी कि आधुनिक मानव। देखिए आशा करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा। मैं मानव का उद्भव विकास क्रम यही इसलिए बता दे रहा हूं कि देखिए आप निम्न पूरा पाषाण काल यानी ये आपका पूरा पाषाण काल हो गया। पूरा पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब निम्न पूरा पाषाण काल का समय इतना से लेकर इतना तक है, और उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल का इतने से लेकर इतने तक है, और उच्च पूरा पाषाण काल का समय इतने से इतने तक है। जब समय इतने से इतने तक है तो इसमें आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का विकास होता है और होमो इरेक्टस का विकास होता है। अब 1,34,000 इसका टाइमलाइन हो जाएगा, निएंडरथल का हो जाएगा, और उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल का समय आपका 12 से 10,000 वर्ष मतलब साल पुराना है, तो इसमें आपका होमोसेपियंस आ जाएगा। जब यहाँ आप इसको जान लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा अच्छा इसके अंतर्गत आया, तो इस कालखंड की जो विशेषता रहेगी इसमें जरूर पाई जाएगी, और इसकी जो विशेषता रहेगी इसमें पाई जाएगी, और इसकी जो विशेषता रहेगी इन दोनों में पाई जाएगी। तो इस तरह से पढ़ेंगे जब आप, तो आपको अच्छा भी लगेगा, और आपका जो क्या बोलते हैं कई सारे फैक्ट बनते हैं वो जो आपके हजारों हजार फैक्ट बनते हैं वो आपके कम हो जाएंगे, यानी कि आपका बर्डन जो है वो कम हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप जितना कम से कम पढ़ें, लेकिन उसी में इतना पढ़ लें कि आपको परीक्षा में कहीं और भटकने की जरूरत ना पड़े। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी दें, आपको ज्यादा भटकाव की जरूरत ना पड़े। आप थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन ठोस पढ़िए, दुरुस्त पढ़िए और एकदम अच्छा पढ़िए। ठीक है, आशा करता हूं इतना समझ गए होंगे। जब इतना आप समझ लेते हैं, इसका विभाजन आपका कंप्लीट हो जाता है, मानव विकास क्रम कंप्लीट हो जाता है, तो आपके इसके स्थल आते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। मिटाऊं इसे? ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं इसके स्थलों के बारे में। तो इसके स्थलों के बारे में आपने सुना होगा कि आपका ये भीमबेटका आ जाता है, जो कि आपका मध्य प्रदेश
में रायसेन जिला ऐसे करके है। यहाँ से आपको शैल चित्र आदि मिलते हैं। देखिए ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिया, तो इसे मिटाना हमारा फर्ज बनता है। इसके बाद हम इसके स्थलों को देखेंगे, तो इसके स्थलों में आप देखे हैं क्या बोलते हैं, आपका एमपी में हो जाएगा भीमबेटका, भीमबेटका। फिर उसके बाद आपका दूसरा आ जाएगा कुरनूल की गुफाएं, कुरनूल की गुफाएं। कुरनूल की गुफाओं के बारे में फिर उसके बाद आपका आ जाएगा हुसंगी। देखिए हमने अभी तक इसके विषय में बहुत कुछ जानकारी ली। अब हम इसके विषय में स्थलों के विषय में जानकारी ले रहे हैं। तो देखिए पूरा पाषाणिक स्थलों में इन 3 स्थलों के बारे में हम बेसिकली पढ़ते हैं। तो देखिए ये जो भीमबेटका है आपका, ये आपका आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन बन जाएगा। तो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन बन जाएगा, तो ये इसका संबंध जो है प्रागैतिहासिक काल से है ही। तो इसको हम वहां एकदम विस्तार से पढ़ेंगे, और इसके जो शैल चित्र वाले जो गुफाएं हैं, इसके भी विषय में हम वहां आराम से पढ़ेंगे। तो आशा करता हूं इसके बारे में इतना आप जान चुके होंगे। यहाँ देखिए आप तीनों जगह जो है, तीनों जगह से आपको आखेटक व खाद्य संग्राहक के साक्ष्य मिले हैं। आखेटक, आखेटक व संग्राहक, ये तीनों जगह से आपके आखेटक यानी खाद्य संग्राहक के साक्ष्य मिले हैं। देखिए ये लोग बेसिकली घूमते टहलते थे और वहां शिकार आदि करते थे, शिकार आदि करते थे, जानवर को मारते थे। उसके बाद इसी में आपका आग की खोज वगैरह हो जाती थी, तो कहीं कहीं आपको पका के भी खाने को मतलब इनका साक्ष्य मिलेगा। तो इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे, ठीक है। जब आप जान लेंगे कि अच्छा इस मानव ने आग की खोज कर ली थी, जब इस मानव ने आग की खोज कर ली थी तो ये पका के खाएगा, तो बेसिकली आप इसके अंतर्गत ये देख सकते हैं कि तीनों जगह से आपके आखेटक और खाद्य संग्राहक होने के साक्ष्य मिलते हैं। और ये जो आपकी कुरनूल की गुफाएं हैं और ये हुसंगी हैं, ये आपकी तुंगभद्रा नदी के किनारे पड़ जाती हैं। तुंगभद्रा नदी, ये दोनों स्थल जो हैं आपके, कुरनूल की गुफा है, हुसंगी है, ये आपके तुंगभद्रा नदी के किनारे पड़ जाते हैं। आशा करता हूं इतना आप समझ गए होंगे कि इसके स्थलों में, पूरा पाषाणिक स्थलों में आपसे देखिए क्रम जमाने को पूछ लेगा, 3 स्थल इसके दे देगा और एक नवपाषाणिक स्थल दे देगा, और आपसे कहेगा कि इनमें से पूरा पाषाणिक स्थल कौन से हैं। तो आप देखिए भीमबेटका देख रहे हैं, कुरनूल की गुफा दे रहे हैं, हुसंगी देख रहे हैं, इसमें से आप एक या नवपाषाणिक दे देगा, या मध्य पाषाणिक दे देगा, या महापाषाणिक दे देगा, या हड़प्पा वाला दे देगा, तो दे देगा यहाँ चौथा ऑप्शन दे देगा रोपड़, और पूछेगा आपसे पूरा पाषाणिक स्थल नहीं है, तो आप 3 के बारे में जानते हैं, रोपड़ दे देगा, तो उसी को आपको काट के चले आना है। तो बेसिकली इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि यहाँ से किसके साक्ष्य मिले हैं, नहीं तो ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि इनमें से प्रागैतिहासिक काल का मतलब प्रागैतिहासिक काल से किसका संबंध है, किसका संबंध नहीं है, तो आपका रोपड़ दे देगा। जबकि रोपड़ आपका आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित हो जाता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन स्थलों के विषय में भी मतलब पूछ सकता है। आशा करता हूं इतना समझ गए होंगे। जब इतना आप पढ़ लेते हैं, तो इसके बाद आपका आता है इसकी पूरा पाषाणिक जीवन दशा। जीवन दशा यहाँ हमने लिखा है, यहाँ भी कर लेते हैं जीवन दशा। इसके जीवन दशा आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो बेसिकली एनसीईआरटी भी वहीं शुरू करती है कि पहले मानव खाद्य संग्राहक था, आखेटक था, शिकार करता था, शिकार के पीछे भागता था और शिकार को मार के लाता था, खाता था आराम से, और जहां से आग की खोज हो जाएगी वहां से मानव पकाकर खाने लगेगा। तो कल के जो टॉपिक होगा आपका, उसमें आप देखेंगे कि मानव जो है पकाकर खाने लगता है। तो बेसिकली इसके जीवन दशा के बारे में अगर हम देखेंगे, तो इसका जो जीवन दशा है, ये इसका घुमंतु जीवन था। घुमंतु यानी खानाबदोश, घुमंतु जीवन, खानाबदोश, घुमंतु यानी खानाबदोश।
देखिए, जब आप इसको देखते हैं घुमंतु, अब आपके जहन में सवाल आएगा कि घुमंतु क्या है, खानाबदोश क्या है। तो खानाबदोश ये है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब घूम घूम के, यानी कि ये लोग ऐसा करते थे, जहाँ पानी देखते थे, जहाँ मौसम देखते थे, जहाँ घास वगैरह देखते थे, जहाँ पशु चारण की व्यवस्था अच्छी देखते थे, वहां ये लोग बस जाते थे और वहां जो घास फूस थे सब खा पी के खत्म कर देते थे, फिर अगली जगह जाके बस जाते थे। तो बेसिकली इनका जीवन जो था ये था। अब देखिए, जब इनका जीवन घुमंतु था, खानाबदोश था, तो देखिए आपका यहाँ मैं कम से कम 100-150 फैक्ट कम कर दूंगा। जब ये इसका जीवन दशा इस तरह से है, तो इसमें जो मानव पाया जाएगा, वो मानव किस तरह का होगा आपका? वो चाक पर बर्तन बनाएगा? नहीं बनाएगा, बिल्कुल नहीं बनाएगा। क्या वो क्या बोलते हैं, तीर धनुष बनाएगा? नहीं बनाएगा। ठीक है। जब इसकी जीवन दशा जो है, आपको सिर्फ अपवाद के रूप में 2-4 पॉइंट पढ़ना है, बाकी सारा का सारा। अब इसका आप ये जान लेते हैं, देखिए इसका जीवन दशा जान लेते हैं और इसके स्थल जान लेते हैं, तो आप पाएंगे कि इसके स्थल और इसकी जीवन दशा, अगर इसके स्थल में वह विशेषता, अगर इसके जीवन दशा में वो विशेषता पाई जा रही है, तो उसके स्थलों में भी पाई जाएगी। पॉइंट नोट करिएगा, जो विशेषता इसके जीवन दशा में पाई जा रही है, वह इसके स्थलों में भी पाई जाएगी। ठीक है, ये बात आप नोट करे रहिएगा। इसी तरह से 100-150 आपके फैक्ट कम हो जाएंगे, जो आपके अपवाद स्वरूप बचे रहेंगे, उन्हीं को आपको नोट करना है, उन्हीं को चाहे रट्टा मारिएगा चाहे जो करिएगा। तो बेसिकली आप ये जान लेते हैं। आपका यहाँ मैंने बहुत सारा फैक्ट कम कर दिया। अगर देखिए, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो जीवन दशा इसकी है, इसकी जीवन दशा जो है, ये इसके स्थलों में भी पाई जाएगी। यानी कि जब आप इसके जीवन दशा को जान लेते हैं, इसके स्थल को जान लेते हैं, तो इसकी विशेषताओं को आप उसी में कन्वर्ट कर दीजिए। इस तरह से आप मध्य पाषाण काल में भी कर सकते हैं, नवपाषाण काल में भी कर सकते हैं। जहां जहां मैं पढ़ाऊंगा और जहां जहां मैं बताऊंगा, उसके बारे में आपका जिक्र मैं करता रहूंगा। तो बेसिकली आप इसके जीवन दशा के बारे में जान गए। अब आता है इसका औजार, पूरा पाषाणिक औजार। पूरा पाषाणिक औजार, हथियार। औजार या हथियार, देखिए, आप औजार और हथियार, आज तो मॉडर्न युग है कि हम लोग मिसाइल बना लिए हैं और बस बटन दाबे और साय से गया और किसी देश को उड़ा के चला आया। ठीक है, हमें क्या बोलते हैं, चांद पे जाना हुआ, बस 2-4 लोग इधर उधर कंप्यूटर लैपटॉप पे टिप 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 किए, उसके बाद हम आकाश पे पहुंच गए। ठीक है, और उसके बाद मोबाइल में ऐसे टिप 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 किए, उसके बाद बटन दबा, सॉफ्टवेयर भेजा, उसके बाद अगले का फोन ब्लास्ट। तो देखिए, अब ये तो नया जमाना है, मॉडर्न युग है, तो इसमें इस तरह का हो रहा है। और भाला वाला आप नीरज चोपड़ा को देखते ही होंगे कि कैसे उठा के फेंकता है, और अभी नवदीप जी का वायरल हुआ है वीडियो। तो बेसिकली आप ये सब देखते हैं कि आज तो आधुनिक युग है, तो अनेक तरह तरह के आपके हैं, तो ये लोग कैसे बनाते थे, मतलब ये लोग भाला वगैरह आदि सब कैसे बनाते थे, जानवरों का शिकार कैसे करते थे, क्या जो आज के युग में सब हथियार औजार हैं, क्या पहले भी ऐसे थे हैं? क्या क्या था, ये लोग जानवरों को लाते थे, कैसे चीरते थे, कैसे फाड़ते थे। ठीक है, तो इसके विषय में एक हिस्टोरियन है आपके, ये उन्होंने एक व्यंग किया था कि हजारों साल के इतिहास का बस इतना ही हासिल है, कि हजारों साल के इतिहास का बस इतना ही हासिल है कि पहले औजार पत्थर के होते थे, अब इंसान पत्थर के होते हैं, अब इंसान पत्थर के होते हैं। तो देखिए, इसके हथियार में आप पाएंगे कि बटिकास्म, बटिकास्म इसी को हम पेबुला कहते हैं। ये जो बटिकास में है आपका पेबुला, ये रामशरण शर्मा जो उनकी हिस्ट्री किताब है, उसमें आपका ये दर्शाता है कि बटिकास में यानी पेबुला। ठीक है, पेबुला के बाद आप चौपर पढ़ेंगे, चौपर इसी को हम कहेंगे खंडक। फिर उसके बाद हम देखेंगे चौपिंग, चौपर चौपिंग। फिर उसके बाद हम देखेंगे हस्त कुठार, हस्त कुठार, इसी को हैंड एक्स कह देंगे।
हैंड एक्स। फिर उसके बाद हस्त कुठार के बाद आपका हो जाएगा विदरणी। फिर आपका आ जाएगा खुरचनी, स्क्रेपर। खुरचनी को ही स्क्रेपर कहते हैं, स्क्रेपर। देखिए, जब हम औजारों की बात करते हैं तो पूरा पाषाण काल के लोग जो थे बटिकास्म यानी पेहुला का उपयोग करते थे। दरअसल ये मानव निर्मित नहीं था। आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि बटिकास्म क्या है, पेहुला क्या है। मानव द्वारा निर्मित हथियार है या प्रकृति द्वारा निर्मित हथियार है या अन्य ऑप्शन आपके उसी में पॉइंट करके नोट करके दे सकता है। तो आप इसके बारे में जानेंगे कि बटिकास्म आपका जो होता है ये प्रकृति द्वारा निर्मित होता है, प्रकृति द्वारा निर्मित। बटिकास्म जो होता है, पेहुला जो आपका होता है ये प्रकृति द्वारा, यानी कि एक तरफ से जैसे आपका बर्थडे वगैरह होता है तो आप उसमें क्या बोलते हैं गिफ्ट पा जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो बेसिकली इन लोगों को गॉड द्वारा गिफ्ट मिल जाता था, तो ये भी अपना खुश होते रहे होंगे। हमें क्या पता, हम थोड़ी ना देख रहे हैं वहां, ना तो कोई हमें। अब हिस्टोरियन जो लिख देते हैं, जो बता देते हैं, उसी का अध्ययन हम जैसे टीचर करके आप सभी को पढ़ाते हैं। हम लोग 10 किताबों का अध्ययन करके बताते हैं। अब कोई ये तो नहीं हुआ कि क्या बोलते हैं कि हे पार्थ, मैं तुम्हारा पूर्वज, फला हथियार के बारे में जानकारी देने के लिए मैंने तुम्हें बतौर पात्र चुना है। अब ऐसा थोड़ी ना होगा। तो देखिए, बटिकास्म जो है आपका ये प्रकृति द्वारा निर्मित हो जाता है, यानी कि गॉड द्वारा इन्हें गिफ्ट मिल जाता था। ठीक है, आपसे इस तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं कि पेहुला बेसिकली यानी बटिकास्म आपका क्या है। चौपर यानी खंडक के बारे में जब आप जानते हैं तो ये एक तरफा धार वाला मानव द्वारा निर्मित पहला औजार है, पहला औजार। ठीक है, ये जो आपका चौपर है ये मानव द्वारा निर्मित प्रथम उपकरण यानी प्रथम पत्थर का उपकरण हो जाता है। ठीक है, पेहुला ये चौपर आपका पहला उपकरण यानी मानव द्वारा निर्मित, मानव निर्मित प्रथम उपकरण। और ये देखिए एक तरफा धार वाला होता है आपका, एक तरफा धार। बटिकास्म के बारे में आप जान लिए। चौपर, चौपर आपका जो मानव निर्मित पहला औजार है ये एक तरफा धार वाला होता है। अब ये चॉपिंग जो है आपका ये दो तरफा धार वाला होता है, दो तरफा धार इसमें हो जाता है। और ये हस्त कुठार जो है आपकी ये आपकी हो जाती है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी। और ये आपकी जो विदरणी होती है इससे लोग चीरते थे। अब क्या चीरते थे भैया, तो क्या बोलते हैं मांस वांस लाते थे या कुछ और लकड़ी वगैरह चीरते रहे होंगे, चीरना। और खुरचनी के बारे में तो आपको एकदम विदित होगा कि इससे, हाँ, स्क्रेपर। देखिए, आप खुरचनी न देके आपका स्क्रेपर दे सकता है परीक्षा में, तो आप जाने रहिए कि स्क्रेपर यानी कि खुरचनी। ठीक है, अब परीक्षा में अगर खुरचनी दे देगा तो आप सीधा सीधा ऐसे चुटकियों में कहेंगे अच्छा, ओह मुझे फंसा रहे हो इतना सरल क्वेश्चन देके। तो खुरचनी ना देकर वो स्क्रेपर दे देगा। ठीक है, और ये हस्त कुठार ना देके आपसे हैंडेक्स दे सकता है, चौपर ना देके आपके खंडक दे सकता है। खंडक भी दे देगा तो आप सीधे सीधे यानी कि खंडक यानी कि किसी का काटना। ठीक है, इससे ये दोनों जो थे आपके काटते थे। ठीक है, आशा करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हो जाए कि बटिकास्म जो था आपका ये प्रकृति द्वारा इन लोग पूरा पाषाणिक मानवों को एक गिफ्ट मिल जाता था। और जो चॉपर चॉपिंग है ये आपका बेसिकली काटने वाला काम करता था। तो चॉपर आपका मानव निर्मित प्रथम उपकरण हो जाता है और ये चॉपर आपका एक तरफा धार वाला हो जाता है
और जो चॉपिंग आपका है, ये चॉपिंग आपका दो तरफा धार वाला हो जाता है। और हस्त कुठार जो है आपका हैंड एक्स यानी ये कुल्हाड़ी हो जाती थी। अब कुल्हाड़ी का काम तो आपको विदित ही होगा। और उसके बाद विदरणी, विदरणी से ये लोग चीरते थे। अब चीरने में क्या चीरते थे, तो मांस का टुकड़ा आदि चीरते रहे होंगे या कोई पत्थर को चीर डालते रहे होंगे, आदि आदि अपने जो हो सकता है। फिर खुरचनी, खुरचनी का नाम स्क्रेपर बदलकर आपका दे सकता है। तो बेसिकली इस तरह से आप आज जान चुके कि कैसे कैसे एग्जामिनर हमें क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके बारे में भी आप जान लिए और आप पूरा पाषाण काल के विभिन्न डायमेंशन को कवर कर ले गए। अब हम कल आपको बताएंगे कि क्या बोलते हैं मानव विकास क्रम। मानव विकास क्रम इसी में आपका मैंने आपका बता दिया कि किसमें किसका मानव विकास हुआ था। अब उसी को हम विस्तार से यानी जो जो मानव हुए हैं उनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी ले लेंगे। तो कल के टॉपिक में हम बेसिकली मानव के विस्तार यानी मानव का विकास आदि का जानकारी या अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे। मध्य पाषाण काल के बाद हम नव पाषाण काल पढ़ेंगे। नव पाषाण काल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद हमारा आगे क्रम ऐसे इसी तरह चलता रहेगा। तो आशा करता हूं इतना आप समझ गए होंगे, इतना आप पढ़ लिए होंगे। तो आइए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।